जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और देखो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, पहले दो क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीतने वाली टीम किस देश की थी। दोस्तों जो पहले दो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए थे, ठीक है, इन दो क्रिकेट वर्ल्ड कप को किस देश की टीम ने जीता था, तो वेस्ट इंडीज की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों पहला वर्ल्ड कप कब हुआ, तो पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में, ओके। और दूसरा वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो 1979 में हुआ था। और ये पहले दो वर्ल्ड कप किस देश की टीम ने जीते थे, तो ये पहले दो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हैं ये वेस्ट इंडीज टीम ने जीते थे, ठीक है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि अपना देश भारत जो है ये पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता, दोस्तों अपना देश भारत जो है ये पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, ओके। और किसकी कप्तानी में अपन ने वर्ल्ड कप जीता था, तो कपिल देव की कप्तानी में जीता था। अच्छा, अपने देश भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप कब जीता, तो दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता अपन ने 2011 में, ठीक है। और किसकी कप्तानी में जीता, तो MS धोनी की कप्तानी में अपन ने वर्ल्ड कप जीता था दूसरा। अब तक हम कितने वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो अब तक हम केवल 2 ही वर्ल्ड कप जीते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करेबा मिट्टी किस प्रक्रिया के द्वारा बनती है। दोस्तों जो करेबा मिट्टी है ये नदी निक्षेप के द्वारा बनती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, जो करेबा मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में झेलम नदी की निक्षेपात्मक प्रक्रिया के द्वारा करेबा मिट्टी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सही है। तो हमें बताना है कि इन चार में से कौन सी विशेषता जो है ये नागरिकता के संबंध में सही है। तो देखो दोस्तों, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो अपने देश भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये जो नंबर सी पे लिखा है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एकल नागरिकता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लागू है तो ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। और नागरिकता का प्रावधान जो है ये संविधान के किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है इसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों कौन सा पेयर गलत है ये हमें बताना है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। कह रहा है कि मेगास्थनीज जो है मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका बुक लिखी गई, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी गई, ये भी बिल्कुल सही है। विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई, ये भी बिल्कुल सही है। और कह रहा कि पाणिनि के द्वारा महाभाष्य की रचना करी गई, तो पाणिनि के द्वारा महाभाष्य की रचना नहीं करी गई, ये गलत है, ठीक है। और गलत कथन का ही हमें चयन करना था। तो आपको याद रखना है कि पाणिनि की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, तो पाणिनि की प्रसिद्ध रचना का नाम जो है वो है अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की प्रसिद्ध रचना का नाम है। और महाभाष्य किसकी रचना है ये भी आपको पता रहना जरूरी है। दोस्तों जो महाभाष्य है ये पतंजलि की रचना है। किसकी है, ये पतंजलि की रचना है। तो यहाँ से 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्यानंद और सूत्रालंकार किसकी रचनाएं हैं। दोस्तों सौंदर्यानंद और सूत्रालंकार जो हैं ये अश्वघोष की रचनाएं हैं। किसकी हैं, अश्वघोष की रचनाएं हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के राजकवि थे, ठीक है। अश्वघोष जो है ये किसके राजकवि थे, तो दोस्तों ये कनिष्क के राजकवि थे, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है बुद्ध चरित्र, ठीक है। बुद्ध चरित्र जो है इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। और इनकी सौंदर्यानंद और सूत्रालंकार भी किसकी रचनाएं हैं, तो अश्वघोष की ही रचनाएं हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य काला चावल यानी कि ब्लैक राइस का सर्वाधिक उत्पादन करता है। काले चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, मणिपुर में होता है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक राइस यानी कि काला चावल है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसको स्थानीय भाषा में चक हाव के नाम से जाना जाता है। इसको स्थानीय भाषा में चक हाव कहा जाता है। और मणिपुर राज्य के लिए और ब्लैक चावल को क्या दिया गया था, तो GI टैग मिल चुका है, ठीक है। इसको GI टैग 2020 में दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त जो है ये लागू किया गया कॉर्नवालिस के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त या फिर इसको क्या कहा जाता है, तो इस्तमरारी बंदोबस्त इसको कहा जाता है और ये 22 मार्च 1793 को बंगाल में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, और इसके तहत जमींदार जो हैं ये धारकों से भू राजस्व का 90% सरकार को भेजते थे और 10% हिस्सा जो है ये अपने पास रखते थे। ये व्यवस्था जो है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाजीपुर क्षेत्रों में लागू की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों फिनिक्स आश्रम की जो स्थापना है ये महात्मा गांधी जी ने करी थी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कब करी थी, तो 1904 में करी थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर करी थी गांधी जी ने, तो दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना करी थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से अखबार का प्रकाशन किया। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक अखबार का प्रकाशन किया था, उस अखबार का नाम क्या है, तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन उस अखबार का नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये गांधी जी ने कहाँ पर शुरू किया था, दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है। दोस्तों बैजू बावरा की जो समाधि है ये चंदेरी में स्थित है। कहाँ पर, चंदेरी में। और चंदेरी किस स्टेट में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ओके, अच्छा चंदेरी आप लोगों को याद आना चाहिए कि ये पूरे भारत में और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो चंदेरी है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध पूरे भारत में। ठीक है, और बैजू बावरा की समाधि यहीं पर स्थित है। और दोस्तों बैजू बावरा का एक पूछा जाता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों इनका वास्तविक नाम जो है ये था बैजनाथ मिश्र। ठीक है, तो बैजनाथ मिश्र जो है इनका वास्तविक नाम था। और ये कौन थे, ये प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, और ये ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार के गायक थे। ठीक है, पूछा जाए कि ये किसके दरबार के गायक थे, तो राजा मान सिंह के दरबार में ये कौन थे, गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेख में किया जाता था। दोस्तों मोडी लिपि का प्रयोग जो है ये मराठों के अभिलेख में किया जाता था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मोडी या फिर मोडी शब्द का उद्गम फारसी शब्द शिकस्त से हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, तोड़ना या फिर मोड़ना। ठीक है, और दोस्तों मोडी लिपि का प्रयोग जो है ये मराठी भाषा को लिखने में किया जाता था और इस लिपि का प्रयोग आधिकारिक रूप से 1950 में बंद कर दिया गया। ठीक है, 1950 के पहले मराठी भाषा लिखने में किस लिपि का प्रयोग होता था, तो मोडी लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, और अब मराठी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग होता है, तो देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहले होता था मोडी लिपि का प्रयोग। ठीक है, लेकिन अब होता है देवनागरी लिपि का प्रयोग मराठी भाषा लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ओके, और यदि हम बात करें दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की, तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नंबर सी पे लिखा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है, दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वैक्सीन किंग किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का वैक्सीन किंग जो है ये डॉक्टर साइरस एस पूनावाला को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम जान लेते हैं जो डॉक्टर एस साइरस पूनावाला हैं ये भारतीय बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। दोस्तों ये जो कंपनी है ये बाल चिकित्सा के टीके बनाती है और इन टीकों का 165 से अधिक देशों के द्वारा निर्यात किया जाता है। और हाल ही में इसी कंपनी ने जो कोविड-19 चल रहा था, ठीक है, तो कोविड-19 के इलाज के लिए कोविशील्ड वैक्सीन भी विकसित की थी। किस कंपनी ने, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह को तारा सादृश्य ग्रह कहा जाता है। तारा सादृश्य ग्रह
यानी कि तारे के समान ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका 1/4 भाग जो है ये हीलियम और हाइड्रोजन का बना है, और जिससे ये जो है ये लगभग तारों के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो तारा सादृश ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों जो बृहस्पति ग्रह है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और अपने विशाल आकार के कारण इसको मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ताजमहल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि ताजमहल जो है ये शाहजहां ने उनकी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, ठीक है। और ताजमहल के वास्तुकार यदि आपसे पूछा जाए तो उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। कौन है इसके वास्तुकार? तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो हैं ये ताजमहल के वास्तुकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार संपूर्ण विश्व में विश्व ब्रेल दिवस किस वर्ष मनाया गया? दोस्तों पहली बार विश्व ब्रेल दिवस जो है ये कब मनाया गया? 2019 में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस सबसे पहले याद रखना कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ये दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, इनकी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2018 को प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और पहली बार ये दिवस कब मनाया गया? तो 4 जनवरी 2019 में पहली बार ये दिवस मनाया गया। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों तक्षशिला जो है ये गांधार महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो तक्षशिला है ये शिक्षा व्यवस्था का एक उन्नत स्थान था। और दोस्तों गांधार जो है ये प्राचीन भारत की 16 महाजनपदों में से एक है, ठीक है। 16 महाजनपदें थीं तो उनमें से एक है गांधार, ठीक है। और हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र, ठीक है। तो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की जो पत्नी है गांधारी, ठीक है, वो यहाँ की राजकुमारी थी, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर जो गांधार महाजनपद है इसका नाम पड़ा है गांधार, गांधारी के नाम पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कला शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? दोस्तों एनीमिया और ल्यूकीमिया जो है ये किस रसायन से हो सकता है? बेंजीन रसायन से हो सकता है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, जो बेंजीन रसायन है इसका रासायनिक नाम यदि आपसे पूछा जाए तो C6H6 इसका रासायनिक नाम है और इसका प्रयोग कला शिल्प में किया जाता है, ठीक है। और इससे एनीमिया और ल्यूकीमिया रोग हो सकते हैं। तो एनीमिया रोग सबसे पहले आपको पता होगा ये क्या है? तो ये रक्त अल्पता होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। और ल्यूकेमिया ये क्या है? दोस्तों ल्यूकेमिया जो है यह एक प्रकार का क्या है? कैंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम क्या था? दोस्तों ऐसे मराठा संत जो कि शिवाजी के समकालीन थे उनका नाम क्या था? दोस्तों उनका नाम था संत तुकाराम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संत तुकाराम जो हैं ये महाराष्ट्र के महान संत और कवि थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन थे। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार और बेरोजगारी का आकलन करती है? दोस्तों ऐसी कौन सी एजेंसी है जो बताती है कि आप बेरोजगार हो, ठीक है, और जो बताती है कि कितने % लोग जो हैं ये भारत में रोजगार से लगे हुए हैं? दोस्तों वो संस्था है NSSO, वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो NSSO जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। तो NSSO मैं तुमसे कहना चाहता हूं भैया भारत सरकार को बताओ कि बेरोजगारी जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, और बच्चे कब तक पढ़ेंगे? 5-10 साल से लगातार तैयारी ही तो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? ऐसे कौन से मुगल शासक हैं जिन्होंने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? दोस्तों उन मुगल शासक का नाम है औरंगजेब,
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब का मकबरा पूछा जाता है तो इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इनका मकबरा जो है ये खुलदाबाद, महाराष्ट्र के खुलदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है ये पूरे वर्ल्ड में कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ताकि आत्महत्या की जो बढ़ती प्रवृत्ति है उस पर रोकथाम लगाया जा सके। ठीक है, और इस समस्या से यानी कि आत्महत्या की समस्या से लोग अवेयर हो सकें, लोग जागरूक हो सकें। कब मनाया जाता है ये? 10 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठुमरी तथा टप्पा गायकी किस घराने से संबंधित है दोस्तों? ठुमरी और टप्पा गायकी जो है ये संबंधित है लखनऊ घराने से। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नरोरा परमाणु केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में ये स्थित है। ठीक है, और गंगा नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सा नेशनल पार्क है इंडिया का जो कि हंगुल मृग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों? उस राष्ट्रीय उद्यान, उस नेशनल पार्क का नाम है दासीगम नेशनल पार्क। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दाचीगम नेशनल पार्क में आपको बता चुका हूं ये कहां पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इस नेशनल पार्क की स्थापना जो है ये 1921 में की गई थी। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और काफी प्यारा क्वेश्चन है, भारत में मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? मूंगा रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये असम राज्य में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? असम राज्य में किया जाता है। और देखिए दोस्तों, मूंगा रेशम का उत्पादन भारत में केवल और केवल असम राज्य में ही किया जाता था, लेकिन अभी इसका उत्पादन उत्तराखंड में भी होने लगा है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन पूछा गया है कहां पर होता है? असम राज्य में होता है। अच्छा, मूंगा रेशम इसका प्रयोग क्या होता है? तो साड़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो मूंगा रेशम है, ठीक है, इसके बिना असम में तो शादी भी नहीं होती। ठीक है, असम राज्य में मूंगा रेशम के बिना शादी नहीं होती है। ठीक है, और मूंगा रेशम जो है दोस्तों ये एंथ्रिया असामेसिस नामक कीट के द्वारा उत्पादित होती है। ये कीट मैं आपको बता देता हूं, ये कीट है। ठीक है, और इसी कीट के द्वारा मूंगा रेशम बनाई जाती है। और ये जो मूंगा रेशम की साड़ियाँ होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होती हैं और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अफीम का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो जो है आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको कोई कमी लगती है तो वो भी आप कमेंट करें। जब तक आप मुझे मेरी कमियां नहीं बताएंगे तब तक मैं उनमें सुधार कैसे करूंगा। ठीक है, तो आप कमी भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो वहां पर आपको स्टैटिक जीके की वीडियो मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के वीडियो मिल जाएंगे, साइंस की वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।